दो ट्रेंड एक साथ चल रहा है सर, मेरी अंडरस्टैंडिंग है। 80 के दशक में दलित में एक ट्रेंड चल रहा है कि हम देश का हुक्मरान बन जाएंगे, नहीं एकदम शासन करेंगे, सत्ता लेंगे, पीएम सीएम डीएम एसपी कर रहा है। और ब्राह्मणों में चेतना ही हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, हिंदू राष्ट्र। तो आ तो गया हिंदू राष्ट्र, लो ना, तुम्हारा हुक्मरान तो बन लिए, देख लिए ना 40 साल में। देश मुल्क बचेगा, पब्लिक सेक्टर यूनिट बचेगा, संस्थाएं बचेंगी, तो दलित बहुजन भी बचेगा, पंडित जी भी बचेंगे। नहीं तो पंडित जी को जो है ना, वो भी सुलभ इंटरनेशनल में जाके काम करना है, एयरपोर्ट पे टॉयलेट में काम करना है। अवधेश जी, मैं सीरियसली कर रहा हूं ये बात। जातीय दम छोड़िए, दलित को छोड़ दीजिए। मैं पांडे जी से पूछ रहा हूं, मैं ठाकुर साहब से पूछ रहा हूं, मैं पंडित जी से पूछ रहा हूं कि आपका जो एम्पावरमेंट हुआ है, जो बढ़िया कपड़ा पहने हैं, उसमें नेहरू, इंदिरा, लाल बहादुर शास्त्री, राजीव गांधी, इसका विजन है। हम नहीं कह रहे कि घी की नदियां बह रही थी, नहीं, वो कभी नहीं हुआ इतिहास में। लेकिन खास तौर से दलितों के पास तो 50 के पहले कुछ भी नहीं था। न जमींदारी थी, न राजे रजवाड़े थे, न बैंकर्स थे, न इंडस्ट्रीज थे, कुछ भी नहीं था, मजदूर थे। बड़ा भारी मिस्टेक हो गया। 90 तक तो आपकी सरकार ही थी ना। आरएसएस जैसे संगठन को क्रश कर देना चाहिए था सीधा। ये दलित बहुजन एम्पावरमेंट, ब्राह्मण एम्पावरमेंट पब्लिक सेक्टर से हुआ है, आरएसएस के ऑर्गेनाइजेशन से नहीं हुआ है। क्रश करना चाहिए था, आपने फलने फूलने दिया। ये कांग्रेस पार्टी से मेजर गलती हुई। आखिर इंडियन रिपब्लिक और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को किससे खतरा है? पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, नेपाल से, अमेरिका से, इंग्लैंड से। जब आरएसएस बनी, और ये नॉन पॉलिटिकल सर, मेरी समझ से कुछ नहीं होता है, सब कुछ पॉलिटिकल होता है। जब आरएसएस बनी 1925 में, तो क्या लोगों को पता नहीं था कि आरएसएस का मिशन क्या है? क्या गांधी जी को नहीं पता था? नेहरू जी को नहीं पता था? उनकी हत्या से पहले 5 बार अटेम्प्ट हो चुका था गांधी को मारने का, और सब में यही लोग शामिल थे। कोई मुसलमान ऑर्गेनाइजेशन नहीं शामिल था, कोई क्रिश्चियन नहीं शामिल था। मैं सोच रहा था कि दलित बहुजन पे बोलूं कि ब्राह्मण पे बोलूं। पहले सवर्ण पे ही बोल देता हूं। सबसे अगुआ वही हैं, समाज के अगुआ हैं सवर्ण, और ख़ास तौर से ब्राह्मण, लीडिंग इंटेलेक्चुअल कम्युनिटी ऑफ इंडिया। तो उसी के थ्रू हम दलित बहुजन को भी समझ लेंगे। शुक्रिया सर, और सभी दोस्तों को शुक्रिया। विजय जी इनफैक्ट मुझे धमका के यहाँ बुलाए हैं। परसों मैं 2 बजे रात में आया, कल दिन भर बिजी था, 4 बजे सुबह तक, लेकिन तब भी इन्होंने कहा आना ही पड़ेगा। तो हम बोले आपके फोरम पे बड़े बड़े वक्ता बोलते हैं, हमारे जैसे छोटे मोटे लोग तो क्या बोलना है। बहरहाल राजेंद्र जी को देख रहा हूँ यहाँ पर, और राजेंद्र जी के होने से मेरा काम आसान हो गया है। राजेंद्र प्रसाद जी हैं, वो चीफ इंजीनियर, रिटायर हुए हैं, पटना में रहते हैं, और जगजीवन बाबू पे बहुत इन्होंने काम किया है। और जगजीवन बाबू के बारे में मैं जितना जानता हूँ, राजेंद्र बाबू की किताबों की वजह से ही जानता हूँ, ये है कि मैं आर्टिकुलेशन थोड़ा डिफरेंट तरीके से करता हूँ। तो मेरा काम आसान हो गया कि जगजीवन बाबू पे राजेंद्र बाबू थोड़ा सा टिप्पणी करेंगे जो मैं बोलूँगा। बहरहाल आपने जो मुझे टॉपिक भेजा था दलित बहुजन, है ना, वो मैं देख रहा था, वही दलित बहुजन एम्पावरमेंट एंड डीपनिंग ऑफ डेमोक्रेसी, सम डूज एंड डोंट डूज। तो मैं सोच रहा था कि दलित बहुजन पे बोलूं कि ब्राह्मण पे बोलूं। पहले सवर्ण पे ही बोल देता हूं। सबसे अगुआ वही हैं, समाज के अगुआ हैं सवर्ण, और ख़ास तौर से ब्राह्मण, लीडिंग इंटेलेक्चुअल कम्युनिटी ऑफ इंडिया। उसी के थ्रू हम दलित बहुजन को भी समझ लेंगे। और जो एम्पावर, इसलिए मैं कह रहा हूं ये बात कि जो एम्पावरमेंट की बात हो रही है, एम्पावरमेंट वेयर? एम्पावरमेंट थ्रू पब्लिक इंस्टीट्यूशंस, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, जॉब्स, पेंशन, यही है ना। इसी के थ्रू एम्पावरमेंट होता है। तो ये खाली दलित बहुजन के लिए थोड़ी बना था। मैं तो कई बार ये कह चुका हूं, कल भी आपके सामने मैंने कहा
कि बड़े बड़े लोगों से बड़े बड़े मिस्टेक्स हो सकते हैं। आखिर इंडियन रिपब्लिक और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को किससे खतरा है? पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, नेपाल से, अमेरिका से, इंग्लैंड से। जब आरएसएस बनी, और ये नॉन पॉलिटिकल सर, मेरी समझ से कुछ नहीं होता है, सब कुछ पॉलिटिकल होता है। जब आरएसएस बनी 1925 में, तो क्या लोगों को पता नहीं था कि आरएसएस का मिशन क्या है? क्या गांधी जी को नहीं पता था? नेहरू जी को नहीं पता था? उनकी हत्या से पहले 5 बार अटेम्प्ट हो चुका था गांधी को मारने का, और सब में यही लोग शामिल थे। कोई मुसलमान ऑर्गेनाइजेशन नहीं शामिल था, कोई क्रिश्चियन नहीं शामिल था, यही लोग शामिल थे। तो क्या गांधी जी को नहीं पता था कि आरएसएस क्या ऑर्गेनाइजेशन है, हिंदू महासभा? नेहरू जी को नहीं पता था? जब डॉक्टर अंबेडकर अपने मैनिफेस्टो में स्पष्ट रूप से लिखते हैं, आरएसएस और हिंदू महासभा जनसंघ जैसे प्रतिक्रियावादी संगठनों से हमारा कोई समझौता नहीं होगा। 48 में गांधी जी की हत्या हो जाती है, और यही लोग करते हैं। तो मैं कल भी आपके सामने भी कह रहा था कि बड़ा भारी मिस्टेक हो गया। 90 तक तो आपकी सरकार ही थी ना। आरएसएस जैसे संगठन को क्रश कर देना चाहिए था सीधा। ये दलित बहुजन इंपावरमेंट, ब्राह्मण इंपावरमेंट पब्लिक सेक्टर से हुआ है, आरएसएस के ऑर्गेनाइजेशन से नहीं हुआ है। क्रश करना चाहिए था, आपने फलने फूलने दिया। ये कांग्रेस पार्टी से मेजर गलती हुई, ये मेरी समझ है कि आपने जो इसको फलने फूलने दिया, आज वो पूरे देश के लिए खतरा बना हुआ है। इसके फेडरलिज्म के लिए खतरा बना हुआ है, सेकुलरिज्म के लिए खतरा बना हुआ है, सोशल जस्टिस के लिए खतरा बना हुआ है। अभी जाके झंडे वाला में देखिए, रात में इधर से जाइए, 7 सितारा होटल बना हुआ है। सीआरपीएफ या सीआईएसएफ का पुलिस ऑफिसर वहां सिक्योरिटी देता है। ये क्या इस समझ नहीं थी समाजवादी में, अंबेडकरवादी में, कांग्रेसवादी में, गांधीवादी में, कि देश के लिए खतरा कौन है? देश के लिए आरएसएस खतरा है, ये बात अभी भी नहीं समझ में आ रही है। तो मुझे इस पॉलिटिक्स पे सवाल उठाने हैं। अवधेश जी से बात हो रही थी मेरे गांव के बगल में। हमने गांव के स्कूल में पढ़ के, मुजफ्फरपुर के रघुनाथ पांडे जी का खुला हुआ स्कूल था विद्या विहार, उसमें पढ़ के हमारे जैसे कितने सारे बच्चे, उसमें भूमिहार भी था सर अवधेश जी, ज्यादा भूमिहारी लोग पढ़ते थे। कितने बच्चे 5 रुपया फीस देके, कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, कोई मल्टीनेशनल में है, कोई प्रोफेसर है, तमाम तरह के बच्चे पढ़े। तो हम दलित बहुजन, दलित हम कह रहे, बहुजन हटा दे, दलित इंपावरमेंट कह रहे, कि इसको आइसोलेशन में हम नहीं समझ सकते। इंपावरमेंट खाली थोड़ी है कि उसके लिए स्पेशल पैकेज आ रहा है। एक सिस्टम बन रहा है जिसमें आपको भी मिला, हमें भी मिला। आज मैं सवाल उठाता हूं कई बार, अब मैंने कहा कि अब मैं दलित विशेषज्ञ नहीं, ब्राह्मण विशेषज्ञ हूं, मैं ब्राह्मणों पे बोलूंगा। पंडित नेहरू जब प्रधानमंत्री बने, अंबेडकर के साथ बहुत सारे उनके मतभेद थे, इसमें कोई वो डाउट नहीं है। अंबेडकर साहब ने एक छोटा सा संविधान लिखा था, उसका नाम है स्टेट एंड माइनॉरिटी। स्टेट एंड माइनॉरिटी, राज्य और अल्पसंख्यक। और उन्होंने जो विजन डेवलप किया था, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ इंडिया, और स्टेट सोशलिज्म की बात की थी कि लैंड का नेशनलाइजेशन करेंगे, जहां जरूरत होगी पब्लिक सेक्टर बनाएंगे, जहां जरूरत होगी प्राइवेट सेक्टर लेंगे। वो सब प्रिंटेड है, उसमें कहने की मैं कोई नई बात नहीं कह रहा हूं। आखिर पंडित नेहरू, इंदिरा गांधी, तमाम लोगों ने उस आइडिया पे काम किया ना, पब्लिक सेक्टर बनाया ना। इंदिरा गांधी ने नेशनलाइज किया ना, बैंक का नेशनलाइजेशन किया, प्रीवी पर्स जो कि फ्री का राजे महाराजे को मिलता था, खत्म किया, लैंड रिफॉर्म किया, पब्लिक सेक्टर यूनिट, महारत्न, नवरत्न, गैस एजेंसी, पेट्रोल पंप, सब जितना जो नेशनलाइजेशन किया, तो उसमें एजेंसी बट रही थी, तब पांडे जी को भी मिल रही थी, तब 10 उनको मिली, तो 2.5 हमें भी मिला। जब गैस एजेंसी का नेशनलाइजेशन था तो पांडे जी को भी मिला 10, तो 2 हमें भी मिला। अब तो इंडियन ऑयल पे जाकर लिए, इंडियन ऑयल अडानी गैस,
जाकर घूम के देखिए, अभी चंडीगढ़ जाइए, रास्ते में बहुत मिल जाएगा। तो पांडे जी मिश्रा जी का कहाँ कैसे एजेंसी किया? 5 लाख महीना कमा रहे थे, 10 लाख, अब अडानी का मजदूर बनना पड़ेगा। रिपीटेडली ये मैं सवाल उठा रहा हूं कि पब्लिक सेक्टर यूनिट से अर्बन मिडिल क्लास तैयार हुआ है कि गांव में घर है लेकिन लोग नौकरी मिल गई तो शहर में 1 कट्ठा जमीन खरीद के घर बना लिया, कॉलोनी बनी, फिर अपार्टमेंट बने। तो पब्लिक सेक्टर यूनिट से बना है, और पब्लिक सेक्टर यूनिट बनाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका मैं मानता हूं वो है इंदिरा गांधी का एज ए प्राइम मिनिस्टर। राजीव गांधी ने भी आगे बढ़ाया, नेहरू जी ने शुरुआत कर दी, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड और तमाम जो बांध, ये सब पाकिस्तान बंदूक बना रहा था, नेहरू जी इंस्टीट्यूशंस खोल रहे थे, एम्स खोल रहे थे। ये कहता ना आरएसएस वाला मोदी की 70 साल में क्या हुआ, तो बीमार पड़ते हो तो एम्स में ही जाते हो, अपना तो अस्पताल बनाए नहीं। तो वो लोग संस्थाओं के निर्माता थे, और इसका कारण ये है कि वो लोग यूरोप अमेरिका के ट्रेनिंग थी, इंटेलेक्चुअल ट्रेनिंग थी, सोशल डेमोक्रेट्स थे, वो पढ़ के आए थे। जब संविधान सौंपा गया नवंबर में 1949 में, 4 दिन बाद ऑर्गेनाइजर में एक लेख छपता है, 30 नवंबर 1949 में। इसमें भारतीयता नाम की कोई चीज़ नहीं है, मनुस्मृति हमारे यहाँ इतना बढ़िया था। मेरे पास है, कॉपी चाहिएगा तो हम दे देंगे, जो एडिटोरियल है। 12 दिसंबर को रामलीला ग्राउंड में रैली होती है, अंबेडकर नेहरू दोनों को पुतले फूके जाते हैं। तो आज पावर में कौन है? वही लोग कि जो पुतले फूक रहे थे, जो कह रहे थे कि मनुस्मृति हमारा संविधान है, वही पावर में है। तो दलित, बहुजन या ब्राह्मण एम्पावरमेंट कह रहा हूं, ये तभी होगा ना जब पब्लिक सेक्टर यूनिट रहेगा। हम मुजफ्फरपुर के रहने वाले हैं, बिहार यूनिवर्सिटी, एलएस कॉलेज, हमारे सारे टीचर जहाँ देखे थे, सिन्हा जी, पांडे जी, तिवारी जी, मिश्रा जी, यही लोग थे ना हमारे सारे टीचर। पूरा यूनिवर्सिटी जाते एग्जाम ब्रांच में तो सारे पांडे जी और ये जी बैठे रहते थे पूरे लोग। आज उसको प्राइवेटाइज कर दें, लंगोटिया यूनिवर्सिटी बना दें, तो पांडे जी क्या करेंगे फिर? हम तो अब दलित को छोड़ दीजिए, मैं पांडे जी से पूछ रहा हूं, मैं ठाकुर साहब से पूछ रहा हूं, मैं पंडित जी से पूछ रहा हूं कि आपका जो एम्पावरमेंट हुआ है, जो बढ़िया कपड़ा पहने हैं, उसमें नेहरू, इंदिरा, लाल बहादुर शास्त्री, राजीव गांधी, इसका विजन है। हम ही नहीं कह रहे कि घी की नदियां बह रही थी, नहीं, वो कभी नहीं हुआ इतिहास में। लेकिन खास तौर से दलितों के पास तो 50 के पहले कुछ भी नहीं था, न जमींदारी थी, न राजे रजवाड़े थे, न बैंकर्स थे, न इंडस्ट्रीज थे, कुछ भी नहीं था, मजदूर थे। बाबा साहब अम्बेडकर खुद कह रहे हैं साउथ बोरो कमीशन के सामने कि पूरे महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र मतलब गुजरात और कर्नाटक सब मिला के पूरा, आज का महाराष्ट्र नहीं, एक ग्रेजुएट है जो खुद अम्बेडकर थे। 1919 की बात कह रहा हूं मैं। जब वो ग्रीवांसेस ऑफ शेड्यूल कास्ट लिख रहे हैं तो उसमें कह रहे हैं 42 में कि महाराष्ट्र में अब 400-500 ग्रेजुएट हो गए हैं। शिक्षा और रोजगार का सवाल अंबेडकर के लिए टॉप एजेंडा पे था, वही एजेंडा नेहरू पे भी था, इंदिरा पे भी था, राजीव गांधी पे भी था। इसलिए जवाहर नवोदय विद्यालय खुला ना। हम रेगुलर कॉलेज नहीं जा सकते हैं तो इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी खोला गया ना। वो गांव में मुझे याद है बचपन में वो सैटेलाइट टीवी भी चलता, टीवी के थ्रू पढ़ाते थे, शायद आपको याद होगा, वयस्क शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा वाला जो स्कीम था। सोचिए क्या विजन था कि जो स्कूल कॉलेज नहीं जा सकता है उसको जो है गांव में ही टीवी के थ्रू पढ़ाना है। एक विजन था ना, एक सोच थी। मोदी सरकार में 1 लाख स्कूल बंद हो गए। कल ही संजय सिंह बोल रहे थे वहीं पे कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में। तो एम्पावरमेंट को किससे खतरा है? सीधा सीधा आरएसएस और बीजेपी से खतरा है।
वो मनुस्मृति को मानती है। आज मैं बता रहा हूँ आपको, आजकल बाबा लोग बहुत चर्चा में है, प्रिस्टीन फाइल इंडियन एडिशन चल रहा है आजकल, है ना, 58 वीडियो आ रहा है। तो उसमें पूछिए कि हिंदू राष्ट्र जब बनेगा, जैसे बाबाओं का राज होगा, इसमें सारे तो राजपुरोहित बनेंगे नहीं, तो जो महिलाएं वहां पे हिंदू है कि मुसलमान है, क्रिश्चियन, ईसाई है, जरा पूछ लीजिए। मनुस्मृति ईसाइयों के बारे में लिखा गया है, मुसलमानों के बारे में लिखा गया है, किसके बारे में लिखा गया है? वो हिंदुओं के बारे में लिखा गया है, हिंदू महिलाओं के बारे में लिखा गया है। तो उसका रिपरकशन देख नहीं रहे हैं बाबा लोग क्या कर रहे हैं आजकल? ये एम्पावरमेंट हो रहा है ना हिंदू राष्ट्र में। तो क्या वो देश चाहिए जहां की लोगों ने गरीबी में रह के भी लोगों को पढ़ाना है, शिक्षा देना है, रोजगार देना है, स्कॉलरशिप देना है, फेलोशिप देना है। आज कोई फेलोशिप मिल रहा है कहीं पे? आज मैं पांडे साहब बैठे हुए अवधेश जी, अशोका यूनिवर्सिटी में पढ़ाना है, पढ़ा लेंगे हैं? MIT जो मुजफ्फरपुर का था, वन ऑफ द बेस्ट इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट था इस जमाने में। पटना साइंस कॉलेज में जब एडमिशन नहीं मिलती थी तब लोग दिल्ली पढ़ने आते थे। हाँ, 25 बच्चे हैं तो 5 बच्चों को नॉमिनेट देते हैं, जबकि सबको दो भाई। अभी लास्ट में UPA 2 में राजीव गांधी नेशनल फेलोशिप आया था ना कि SC ST बच्चों को देंगे पैसा, 40,000 रुपए मिल रहे थे ना, उसका कहाँ चला गया? RSS BJP ने कौन से यूनिवर्सिटी खोले हैं? उनके जहन में ही ये बैठा, वो मुसलमान खाली बहाना है। असली टारगेट पे ये आप जो सब्जेक्ट दिए ना, असली टारगेट पे दलित बैकवर्ड है, और उससे भी ज्यादा असली टारगेट पे यहाँ का हिंदू है, और खासतौर से ब्राह्मण है। मैं साबित कर सकता हूं, साबित कर सकता हूं मैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन रिपब्लिक का सबसे ज्यादा आनंद किसने लिया है? अपर कास्ट, और अपर कास्ट में सबसे ज्यादा ब्राह्मण। सारे यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर, वाइस चांसलर, डायरेक्टर, कंट्रोलर ऑफ एग्जाम, मिनिस्ट्री में चले जाइए, सारे सेक्रेटरी, कैबिनेट सेक्रेटरी, जितने डायरेक्टर, ये सब था, वो सब कौन होते थे? मैंने तो अब आंखों से देखा है, सारे प्रिंसिपल्स। तो पंडित नेहरू ने गरीब भारत में संस्थाएं बनाई। जवाहरलाल में बैठ रहा हूं, उनको मेरे तरफ सैल्यूट भी है। संस्थाएं बनाई, कम से कम दर पे शिक्षा मुहैया कराया, नौकरी दी सरकारी। इंदिरा गांधी ने पेंशन दे दिया, 72 में आया ना पेंशन। तो एक सेकुलर सोशलिस्ट डेमोक्रेट ब्राह्मण प्राइम मिनिस्टर ने भारत के समाज को यह दिया जिससे कि भारत एक ताकतवर देश बना, और एक राइट विंगर कॉमनल प्रो कॉर्पोरेट अटल बिहारी वाजपेयी आते आते सबसे पहला काम क्या हुआ था? है ना, डिसइन्वेस्टमेंट मिनिस्ट्री सबसे पहला काम हुआ था कि जो सरकार ने होटल बनाए हैं, ये बनाया, उसको बेचना है। तो होटल अगर बना था, कंपनियां बेच वही कह रहा हूं मैं, अरबों रुपए की संपत्ति औने पौने दाम में। स्क्रैप के भाव में। और आजकल उनके जो डिस्ट्रिक्ट मिनिस्टर थे, आजकल क्रिटिक बने हुए हैं आजकल। हाँ, उन्होंने पूरे औने पौने दाम में बेचा। मैं दलित को छोड़ दीजिए, मैं सवर्ण समाज से पूछना चाहता हूं कि अशोका होटल जब था सरकारी, मान लीजिए, जो जितने स्टाफ थे वो खाली दलित थे या आप भी थे ना? पेंशन ले रहे थे ना, नौकरी कर रहे थे, अब फ्री में रह रहे थे, खा रहे थे। अब वो मान लीजिए अडानी को चला गया, तो अब बताओ पंडित जी क्या करोगे? अब क्या करेंगे? तो मैं दलित एम्पावरमेंट को या बहुजन एम्पावरमेंट को आइसोलेशन में नहीं देखता हूं। ये पूरी प्रोसेस है, ये एक सिस्टम बना। नेहरू ने, इंदिरा ने इंस्टीट्यूशन खोले, सबको पढ़ाया, और RSS ने ब्राह्मणों को फरसा दे दिया।
दंगाई बना दिया है। मैं एग्जाम्पल बता सकता हूँ, रोज सोशल मीडिया खोलिए, मैं ब्राह्मण सेना तो वो सेना, परशुराम सेना, फरसा लाठी ले घूम रहा है। बहराइच में गया था, वो झंडा फहराने, गोली भी खा गया, कौन मिश्रा था। तो ये ब्राह्मण समाज सोचे पहले कि हिंदू राष्ट्र के नशे में, और ठाकुर समाज भी सोचे। उनके आइकन वीपी सिंह नहीं है, अर्जुन सिंह नहीं है। हम तो अभी बेगूसराय में गए थे अवधेश जी, और बेगूसराय में मैंने कहा, हमको वहाँ के भूमिहार पंडित लोग ही बुलाए थे, जहाज का टिकट भेजे थे कि आइए बोलिए। मैं चलो कम से कम हम सवर्ण एक्सपर्ट हो गए। तो मैं गया वहाँ, बोला कि पंडित नेहरू ने यहाँ 3 संस्थाएं खोली, बरौनी रिफाइनरी, थर्मल पावर, फर्टिलाइजर। हमने ईमानदारी से बोलना, खाली अपने अपने सीने पे हाथ रख लो। इन संस्थाओं का सबसे ज्यादा लाभ किसने लिया है? ईमानदारी से बोल देना। जहां पे श्री बाबू जहां के लीडर रहे हैं, वहां से अलबल गिरिराज सिंह को चुन के ला रहे हो, भूमिहारों का नैतिक पतन हो गया है। मैंने ये बात कही, जो इंटेलेक्चुअल क्लास समझा जाता था, उसके नेता अगर अनंत सिंह और गिरिराज सिंह हो, तो उसका नैतिक पतन हुआ कि नहीं हुआ? इवन रघुनाथ पांडे ने भी कॉलेज खोला ना, मेडिकल कॉलेज खोला, स्कूल खोला वहां पे, जिसमें सारे बच्चे पढ़े। वहां पे भूमिहार भी पढ़े, मुस्लिम भी पढ़े, दलित भी पढ़े, बैकवर्ड भी पढ़े। तो ये समझे समाज, क्योंकि मैं तो पढ़ा हूं ना, बिहार में पढ़ा हूं, सारे कॉलेज यूनिवर्सिटी में देखा है, वहां का डॉनगिरी भी देखा है, दबंगई भी देखा है। तो आपके प्रतीक जब सरस्वती और पेन थे, कलम, तब आप बुद्धिमान बने। आज जब फरसा हो गया है ना, तो आप दंगाई बन रहे हैं। हम ले आओ पंडित जी, तुम्हारा भी स्वागत है हिंदू राष्ट्र में। पहले राम को आप माने या ना माने, पहले क्या बोलते थे? मर्यादा पुरुषोत्तम राम, है ना, प्रतीक, मैं सिंबल की बात कर रहा हूं। अब क्या है? रणोत्तत राम, तीर का इसलिए वो लगता है हर समय मारी पीट कर रहा है, ऐसे एकदम कार के पीछे इसे लगा हुआ है। पहले क्या कहता, हनुमान जी कितना प्रिय थे, हनुमान जी लड्डू बांटते थे। अब गाड़ी के पीछे देखिए हनुमान जी लग रहा है कि काट लेंगे किसी को। प्रतीकों में बदलाव हुआ ना, ये प्रतीकों में बदलाव नहीं है, वैल्यू सिस्टम का ट्रांसफॉर्मेशन है। वैल्यू सिस्टम बदला ना, मतलब आपको मुसलमान मुसलमान मुसलमान, मेरे गांव में तो आधा मुसलमान है। और मैं एक एग्जाम्पल और देता हूं, खासतौर दलित बैकवर्ड को भी समझाता हूं, कि जब आप निर्गुण परंपरा में थे, जैसे जगजीवन बाबू निर्गुण परंपरा में थे, वो सनातन ही सब नहीं, निर्गुण और सगुण परंपरा। जब तक आपके आइकन रहे निर्गुण परंपरा में, चाहे फुले हो, कबीर हो, या बाबा साहब हो, बाबा साहब भी निर्गुणी थे, वो कबीर को मानते थे, तब तक इनमें वैज्ञानिक चेतना का प्रचार प्रसार हुआ। 90 के बाद आरएसएस ने प्लानिंग के तहत निर्गुण परंपरा के अंदर सगुण परंपरा ढाल दिया। हमारे गांव में मुझे याद है, मुहर्रम में हिंदू मुसलमान सब खेलते थे। मुहर्रम गांव का होता था ना, पूरा वो लाठी भांजना, ये सीखना, एकदम 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 होता था ना। ईद में या दिवाली में मेरे घर पे दिवाली पे चाहे कुछ भी होता था, मैं देखता था कि सब अच्छा चाचा आ रहे हैं। मैं रहा यहाँ दिल्ली में 1 महीना, पहली बार आया यहाँ पढ़ने, तो हमको जिस व्यक्ति ने 1 महीना रखा, मुझे खाना खिलाया, इस्माइल चाचा नाम है, वो रखा मुझे। मैंने अपने किताब में लिखा है कि दिस इज हाउ आई लर्न सेकुलरिज्म। तो गांव में हमने देखा है। अब बताइए, अब मुहर्रम में कोई दलित या बैकवर्ड हिंदू जा रहे हैं वहां पे लड़ने? अब बताइए मुझे, क्यों? आरएसएस ने डिजाइन किया ना प्लानिंग कि वो अदर है, मुस्लिम है, तो मुसलमानों ने तुम्हारा क्या भैंस खोल लिया है? औरंगजेब की बात करते हैं संघ वाले, जाके पूछे कि उनके जो फाइनेंस मिनिस्टर थे औरंगजेब कौन थे? पंजाबी खत्री,
33% मनसबदार उसमें थे, औरंगजेब हिंदू, सारे दरबारी अकबर से लेकर तमाम सारे दरबारी हिंदू थे वहां पे। और ये दलित पिछड़ों को, हिंदुओं को नहीं समझ में आ रहा है कि क्या कर रहा है ये। एक भी लाइन, ईरान का भी वॉर चल रहा है, ईरान आपका सहयोगी रहा है, सिविलाइजेशनल फ्रेंडशिप रहा है। हम फिलिस्तीन के साथ खड़े रहे हैं, नॉन अलाइन मूवमेंट, नेहरू। आज ये प्राइम मिनिस्टर की यहाँ पे देश में औकात नहीं एक लाइन अमेरिका पे बोलने की। ट्रंप जो मर्जी ये बोल देता है, हे गाइस मैंने समझौता करा, इधर यहां से रूस से तेल लोगे तो हाँ लेंगे, नहीं लोगे तो नहीं लेंगे। ये पूरे नेशन, इंडिया इज ए नेशन। आरएसएस बीजेपी कहां लेके जा रहा है ये सोचिए। मैं ये कहना चाह रहा हूं, देश मुल्क बचेगा, पब्लिक सेक्टर यूनिट बचेगा, संस्थाएं बचेंगी तो दलित बहुजन भी बचेगा, पंडित जी भी बचेंगे। नहीं तो पंडित जी को जो है ना, वो भी सुलभ इंटरनेशनल में जाके काम करना है, एयरपोर्ट पे टॉयलेट में काम करना है। अवधेश जी मैं सीरियसली कर रहा हूं ये बात। जातीय दम्भ छोड़िए और जाके पूरा दिल्ली का सिक्योरिटी गार्ड का सर्वे कर लीजिए आप। 90% से ज्यादा बिहार के मिलेंगे और वही सवर्ण मिलेंगे। तो कहां गई जमींदारी? उनके बच्चे यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ सकते हैं क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाने का खर्चा 20,000 महीना है। हम साल भर में 400 रुपया फीस देकर पढ़े होंगे दिल्ली यूनिवर्सिटी में। 400 रुपये में साल भर पढ़ लिए, पूरे जिंदगी में 4,000 फीस दिए होंगे पीएचडी तक। तो सर आग्रह है कि ये दलित बहुजन एम्पावरमेंट हवा में नहीं होगा। इट इज अ पार्ट ऑफ द एंटायर सिस्टम, राइट। संस्थाएं बचेंगी। मैं अभी गया था एक महारत्न कंपनी में लेक्चर देने, साहब लोगों ने बुलाया था मुझे। तो मैंने कहा कि भाई ये नौकरी इसमें नेहरू जी बनाए थे ओएनजीसी, उस समय 30,000 स्टाफ थे इसमें, और अब जो है ना 22,500 बच गए, 7,500 तो उड़ गए। तो उसमें खाली दलित उड़ा, बैकवर्ड उड़ा है कि तुम भी उड़े हो। हम आइए कैलकुलेशन करते हैं। 22,500 में से 7,500 SC ST होंगे, 10,000 मान लीजिए ओबीसी सब मिला दीजिए, और 12,500 तो आप ही हैं, और एवरेज 1 लाख रुपए महीना तनख्वाह सब जोड़ लीजिए, और जरा कैलकुलेट करके बताइए कि कितने अरब रुपए महीने में आपके घर जा रहे हैं। हम इसी कंपनी को अडानी को भेज देते हैं, चलिए। और अब कैलकुलेशन कीजिए, एक आदमी को देगा 20 लाख महीना और बाकी को था 35,000, 40,000, 45,000। बच्चा पढ़ाओगे? तो ये एक राष्ट्रीय आपदा है आरएसएस बीजेपी। इससे जब तक हम मुक्त नहीं कराएंगे, पब्लिक सेक्टर बचाएंगे नहीं। कहता है 70 साल में क्या हुआ? अरे बेच का रहे हो भैया। भाई नेतरहाट स्कूल में, अवधेश जी आपको ध्यान होगा, मतलब उसमें पढ़ना एक प्रिविलेज माना जाता था। मोदी जी ने एक भी बच्चा बैठा हुआ है जवाहर नवोदय विद्यालय का, देखिए सामने बैठा हुआ है, फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा है। वो तो नहीं होता, हम पढ़ते नहीं हैं। पढ़ नहीं पाता ना, बिलो पॉवर्टी लाइन फैमिली का है। और आपको मोदी जी उसमें भी पैसा लगा दिया, फीस लगा दिया, हर बच्चा 1,500 रुपए 1500 भरेगा। हमारे टाइम में कोई पैसा नहीं देता था। अरे रेसिडेंशियल था, फ्री ऑफ कॉस्ट, रहना खाना एवरीथिंग, है ना। हाँ, तो ये मेरा आग्रह निवेदन है, आपके जितने हमारे दर्शक सुन रहे होंगे, खास तौर से पंडित जी, समाज के अगुआ हैं। आरएसएस आपके बच्चों को दंगाई बना रहा है, अपने बच्चों पे नजर रखिए। मतलब आप वीडियो देखिए सर, मतलब बॉडी लैंग्वेज, कपड़ा पहनना, भाषा से लग रहा है कि इंटेलेक्चुअल क्लास है। हमारे आइकन आर शर्मा होते थे, डी झा होते थे, रामधारी सिंह दिनकर जिस धरती से आया, वहां गिरिराज सिंह आ रहा है, बताइए।
जहां रामधारी सिंह दिनकर, जहां पे R.S. शर्मा, श्री बाबू, हाँ, जिस धरती से आया हो वहां के आइकन अब बन रहे अनंत सिंह, गिरिराज सिंह। तो ओवरऑल समाज का पतन हुआ ना। तो आता है स्क्रीन पे। तो हम कह रहे हैं कि आप दलित बैकवर्ड को ज्यादा चेतना मत दीजिए, दिखाई। अब ज्यादा चेतना देने की जरूरत है ब्राह्मण, ठाकुर, भूमिहारों को, कि आपके बच्चे दंगाई तो नहीं बन रहे हैं। हम लोगों ने बहुत टाइम लगा दिया कि कुछ लोग कनेक्शन नहीं बैठ रहा। कि दलित में चेतना लाना है। हमें तो लग रहा है कि ब्राह्मणों में चेतना लाना ज्यादा जरूरत है। दो ट्रेंड एक साथ चल रहा है सर, मेरी अंडरस्टैंडिंग है। 80 के दशक में दलित में एक ट्रेंड चल रहा है कि हम देश का हुक्मरान बन जाएंगे, नहीं एकदम शासन करेंगे, सत्ता लेंगे, PM, CM, DM, SP कर रहा है। और ब्राह्मणों में चेतना ही हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, हिंदू राष्ट्र। तो आ तो गया हिंदू राष्ट्र, लो ना, तुम्हारा हुक्मरान तो बन लिए, देख लिए ना 40 साल में जो एक लार्जर मिडिल क्लास का फॉर्मेशन हुआ था। और स्पेशली मैं कह रहा हूं दलितों में, जो कास्ट सिस्टम के सबसे ज्यादा विक्टिम दलित रहे, जो एक मिडिल क्लास का फॉर्मेशन हुआ था, वो हुआ था सरकारी एफर्ट से हुआ था। इंदिरा जी को सपना आया था कि हम गैस एजेंसी, पेट्रोल पंप में दलित सबको रिजर्वेशन देंगे, सपना आया था कि हम फ्री शिप देंगे, सपना आया था कि ये देंगे। नहीं, एक बेनोवलेंट एक रूलर कि नहीं, हमको सबसे गरीब समाज के लिए करना चाहिए। बेलछी को प्रतीक बनाया ना उन्होंने, बेलछी कांड। और एक बार इंदिरा गांधी गई वहां पर, और वहां पे पूरा दलित समाज फिर खड़ा हो गया कांग्रेस के साथ। अभी राहुल जी गए थे कर्नाटक में, एक महिला कुछ खीरा वगैरह दी थी, जहां तक मुझे ध्यान आ रहा है, और बोली कि अम्मा ने जमीन दिया था पट्टे पे, उसी जमीन का खीरा है। ये कितना बड़ा प्रतीक है। कांग्रेस पार्टी को तो जाकर उस जगह पे तीर्थ स्थल बना देना चाहिए था कि देखो इंदिरा जी का ये कमाल है। आप रहे हैं उत्तर प्रदेश से, देखिए 50 से 90 तक 24 साल तक ब्राह्मण मुख्यमंत्री रहा, 7 ब्राह्मण। मैं डेटा से बात करता हूं, ऐसे बात नहीं करता मैं। और उसी समय दलितों को प्रोटेक्शन भी हो रहा है, पट्टे पे जमीन भी मिल रहे हैं, दुकानें भी मिल रही हैं, गैस एजेंसी आ रहा है, तो ये आ रहा है, तो वो आ रहा है। अब तो OBC प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति ट्राइबल है ना, OBC HRD मिनिस्टर है, लॉ मिनिस्टर दलित है, तो सबका NFS क्यों हो रहा है, खत्म क्यों हो रहा है रिजर्वेशन? ये अहम सवाल है। हम इसलिए दलित, खास तौर से दलित को भी बोलता हूं मैं कि प्रतीकों की राजनीति से बाहर आइए। बाबूजी को PM नहीं बनाया, अरे PM तो एक ही ना कोई बनेगा। और इनको इतिहास की समझ नहीं, राजेंद्र बाबू की किताब लिखी हुई वो बताएंगे कि PM बनने का उनको ऑफर था। कांग्रेस पार्टी की तरफ से PM के उम्मीदवार थोड़े ही थे, PM के उम्मीदवार थे जनता पार्टी की ओर से, उन्हीं के नाम पे चुनाव लड़ा गया था, जेबम। तो कभी समाजवादियों से, जनता पार्टी वालों से पूछो ना, जयप्रकाश नारायण से, क्यों नहीं बनाया PM, मुरारी देसाई से। सारे नेता तो जेल में थे इमरजेंसी में, तो चुनाव तो लड़ा गया। हम लोग तो बच्चे थे उस समय, छोटे बच्चे थे, चुनाव तो लड़ा गया जगजीवन बाबू के नाम पर। तो जगजीवन नाम को PM किसको बनाना चाहिए था? आप कांग्रेस पार्टी की तरफ से तो उम्मीदवार नहीं थे, तो जनता पार्टी ने जयप्रकाश नारायण ने क्यों नहीं बनाया? मौन क्यों रह गए? मुरारजी देसाई क्यों मौन रह गए? RSS के लोग क्यों मौन रह गए? ये सब, इसलिए इतिहास पढ़ना जरूरी होता है। सारे समाजवादी, संघी, सब लोग मौन हो गए, और उसमें उल्टा पुल्टा बात भी कही गई थी, मैं भी नहीं कहना चाहता। मैं, राजेंद्र बाबू लिखे हैं किताब में। 69 जब इंदिरा जी बनी थी, उस समय 3 उम्मीदवार थे, मुरारजी देसाई, इंदिरा गांधी, जगजीवन राम। मुरारजी देसाई कांग्रेस के अंदर राइट विंगर माने जाते थे। जगजीवन बाबू ने अपना नॉमिनेशन विड्रॉ किया, इंदिरा जी को समर्थन दिया। तो क्या जगजीवन बाबू को पार्टी में इज्जत मिली कि नहीं मिली? बाबूजी, इंदिरा जी बाबूजी कहती थी। रेल मंत्री, रक्षा मंत्री, कृषि मंत्री, टेलीकम्युनिकेशन। तो जिसके नाम पे प्रधानमंत्री के नाम पे चुनाव लड़ा गया, वहां पे नहीं बनाया। आज सवाल पूछो कांग्रेस पार्टी से,
आपको तो याद होगा, मैं तो उस समय बच्चा ही था, मुझे कल पढ़ पढ़ के समझ रहा हूँ, सीख रहा हूँ। बड़े बड़े लोगों से बड़ी मिस्टेक्स होती हैं। नेहरू जी से मिस्टेक हुआ ना कि आरएसएस को रौंदे नहीं, छोड़ दिए। हाँ, मैं नॉट एज ए लीडर, एज ए एकेडमिशियन कह रहा हूं, उनसे गलती हुई। उनको पता था नेहरू जी को ये संकट क्रिएट होगा, सब कुछ पता था उनको। बाबा साहब से मैं समझता हूं, मेरी समझ है कि अगर रिजाइन नहीं देते ना और नेहरू के साथ मिलकर और कुछ लंबा समय काम करते तो भारत का चेहरा कुछ और होता। बाबा साहब ईगो में रिजाइन कर गए। वो जानते थे कि हम चुनाव हारेंगे। वो खुद ही लिख रहे हैं राइटिंग्स में, कांग्रेस के पास पैसा है, संगठन है, लोग हैं, सिंपैथी कांग्रेस के साथ है। तो मेरे से बहुत लोग डिसएग्री होते हैं कि अगर कांग्रेस के साथ रहते तो मुझे लगता है 10 साल और जीवित रहते हो, क्योंकि राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया शुरू हुई थी ना अभी आजादी के बाद तुरंत। तो बड़े बड़े लोग से बड़े मिस्टेक्स हो सकते हैं। एज ए प्रोफेशनल हिस्टोरियन मैं कह रहा हूँ, स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री। बाबू जगजीवन राम से मिस्टेक हुआ ना, जब आप कांग्रेस छोड़ दिए तो संघियों के साथ जाने की क्या जरूरत थी जनता पार्टी में? चुपचाप घर बैठ जाते ना, आप सब कुछ तो देख ही लिए थे आप। अगर मैं सांसद बनूं न बनूं, मिनिस्टर बनूं न बनूं, क्या फर्क पड़ता है? पढ़ा रहा हूं, बोल रहा हूं, लिख रहा हूं, यही मेरे लिए अचीवमेंट है। लेकिन मैं संघियों से समझौता नहीं कर सकता, चाहे किसी कीमत पर हो। तो ये वैचारिक स्पष्टता का अभाव भी जो है ना, और वही देखिए वही ट्रेंड चला। मैं कई बार कहा कि पब्लिक सेक्टर यूनिट, सरकारी सिस्टम कोई नेता के एजेंडा पे नहीं ना समाज के एजेंडा पर। और समाजवादियों और कथित अंबेडकरवादियों के कंधे पे चढ़ के ये हिंदू राष्ट्र आ रहा है। मैं साबित करके बता सकता हूं, जितने समाजवादी थे वो सब अल्टीमेटली सब तो संघी के साथ गए ना। दलित पैंथर कहां गया? रामविलास जी कहां गए? अठावले कहां हैं? लेकिन सेकुलर फोर्सेस की, कांग्रेस पार्टी की, तमाम ऐसे लोगों की, मैं बार बार, कल भी मैंने कहा कि कम्युनिटी लीडरशिप बनाइए तभी इससे लड़ पाएंगे। इनकी दिक्कत यह थी कि कॉर्पोरेट स्टाइल में पॉलिटिक्स करते हैं, कम्युनिटी लीडर्स नहीं बनाते। अभी चले जाइए हैदराबाद, तेलंगाना, बड़े बड़े मूर्तियां जगजीवन बाबू की मिलती हैं वहां पर। जी जी जी। तो बाबा साहब और जगजीवन राम में कोई झगड़ा नहीं था, वो एक्सटेंशन थे बाबू जगजीवन राम। वो राजेंद्र जी कहते हैं ना कि वो राजपुरुष थे और ये युग पुरुष थे। यहां दलित लोगों ने इसे भिड़ा दिया कि जैसे बाबू जगजीवन राम अम्बेडकर खाली झगड़ा करते थे कैबिनेट में। बोले बताइए, 1980 का भाषण है जगजीवन बाबू का मद्रास में, क्या शानदार भाषण है बाबा साहब की जयंती पर। पढ़ना चाहिए, खास तौर से दलितों को। वो कैथल साहब ने, राजेंद्र बाबू ने छापा है वो पूरा भाषण, छोटी सी 30 पेज की बुकलेट है, 2 भाषण का संकलन है। तो मुझे लगता है कि अवधेश जी मैंने कुछ ठीक ही ठाक कह दिया। इस सब नहीं पटना। तो ये पूरा जो डेवलपमेंट है, एम्पावरमेंट है, इट इज वेरी मच कनेक्टेड विद द पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस। आपके बच्चे का एडमिशन दिल्ली यूनिवर्सिटी में मिल रहा हो, गलगोटिया में मिल रहा हो, कहाँ करवाएंगे पहले बता दें मुझे। प्राइवेट यूनिवर्सिटी का क्या हाल है मैं जानता हूं ना। हम तो कई जगह लेक्चर देने गए, एक सेमेस्टर का 80,000 फीस, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, एक क्लास में 100 बच्चे, कैलकुलेट कर लीजिए एक सेमेस्टर का फीस। और लेक्चरर का कितना सैलरी मिल रहा है बता दूं? 50,000, 60,000, 45,000। ये क्वालिटी एजुकेशन आप दे रहे हैं देश में। नेहरू जी भाभा साहब को लाए ना, पूरा इंदिरा जी ने पूरा एटॉमिक एनर्जी सब कर दिया, सिक्किम मिला लिया। सोचिए, ये कांग्रेस पार्टी के भी स्पोक्स पर्सन के जहन में नहीं बात थी, क्या कहना है। इंदिरा जी ने सिक्किम मिला लिया और ये मोदी जी कर रहे थे 56 इंच है, अभी तक पीओ के नहीं ले पाए। अब मैं सवाल को थोड़ा उलट देता हूं। अगर पूना पैक्ट नहीं हुआ होता और दलित अपने मत से अपने एमपी चुनते
और सबको एक साथ अडानी खरीद लेता तब क्या करते? सरकार तो बिक जाए, महाराष्ट्र में ही देख लिया, बिहार में देख लिया, पूरे सरकार के सरकार खरीद लिया। सवाल ये नहीं कि कौन किसके मत से चुना जाता है, सवाल ये है कि उस पॉलिटिशियन के, उस पार्टी के एजेंडा पर क्या है। गरीबी हटाओ है कि नहीं, सबको शिक्षा है कि नहीं, सबको फेलोशिप है कि नहीं, सबको रोजगार है कि नहीं। एजेंडा इंपॉर्टेंट होता है। मेरे जात का ही नेता बन जाए, मेरा भाई जाके आरएसएस में बिक जाए, तो मैं क्या कर लूंगा फिर? आपके तो पूरा वहां दलित पैंथर से निकले हुए नेता महाराष्ट्र के सब अभी संघ में है। तो सवाल, वो तो चैप्टर अब क्लोज हो चुका है अब। और बाबा साहब ने 10 साल जो है ना पूना पैक्ट को सेलिब्रेट किया था और गांधी को थैंक यू बोला था। ये लोग जो गांधी अम्बेडकर लड़ाते हैं वो बाबा साहब को ही नहीं पढ़ते हैं ठीक से। 10 साल पूना पैक्ट के दस्तावेज जाके पढ़िए। और बाबा साहब ने लिखा कि मैं नहीं समझता था क्या कंफ्यूजन हुआ, गांधी हमारे कितने करीब हैं, हमारे विचारों के करीब हैं। वो जब चुनाव जब हारे हैं 40 के दशक में, तब फिर पुनः सत्याग्रह हुआ, फिर वापस लौटते हैं कि पृथक निर्वाचन क्षेत्र चाहिए। 10 साल तक बाबा साहब ने भी सेलिब्रेट किया। और वही अफर्मेटिव एक्शन है जिसकी वजह से जब 42 में 400-500 ग्रेजुएट थे पूरे महाराष्ट्र प्रोविंस में, आज तो जहां ढेला मारे वहीं पोस्ट ग्रेजुएट मिल जाएगा। उस मिशन को फ्रीशिप, स्कॉलरशिप, आप भी पढ़े होंगे तो आपको स्कॉलरशिप मिला होगा, फ्रीशिप मिला होगा। वो आइडिया को अगर लोग आगे नहीं बढ़ाते तो दलित मिडिल क्लास तैयार कैसे होता? इसमें दलित नेताओं की क्या, जगजीवन बाबू और इंदिरा गांधी से बड़ा मैं किसी को नहीं मानता, खासतौर से दलित मिडिल क्लास के फॉर्मेशन में और इंटायर मिडिल क्लास के फॉर्मेशन में। जवाहर जी के समय तो अभी भारत आजादी हुआ था, चाइना के वॉर में चले गए, भारत गरीब मुल्क था, अफॉर्मेटिव एक्शन तब शुरू होना था। इंदिरा जी ने राजे रजवाड़े खत्म किए, पब्लिक सेक्टर बनाए, बैंक का नेशनलाइजेशन किया, सब कुछ किया। नेशनलाइजेशन हुआ तो उसमें सबको नौकरियां मिली तो दलितों को ही मिल गई। तो ये अब जो है ना, मुझे तो देख के लग रहा है कि 50 MP चुन लिया दलित लोग अपने। अडानी सबको बुलाया, बोला कितना करोड़ लेगा, 5-5 करोड़, चलो बैठो इधर। इतने सांसद होते हुए इस प्राइवेटाइजेशन हो रहा है ना, पब्लिक सेक्टर खत्म हो रहा है ना, दलितों पे हिंसाएं बढ़ रही है ना, तो क्यों नहीं बोलते हैं सांसद? पेंशन तो मिलेगा ही, अगली बार टिकट मिले चाहे नहीं मिले पेंशन तो मिलेगा। अब क्यों नहीं बोलते? तो सर वो सवाल, अब पूना पैक्ट पर स्टोरीज ओवर नाउ, संविधान लागू हो गया। उसके बाद जो ये था कि स्टेट के ऊपर जिम्मेदारी छोड़ी गई थी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स कहते हैं उसको, कि स्टेट इनके वेलफेयर के लिए काम करेगा। तो आप ईमानदारी से सोचिएगा कि 50 से लेके 90-95 तक स्टेट ने जो भूमिका निभाई, इवन दिग्विजय जी के मैं कह रहा हूं, मैं उनको सल्यूट करता हूं। दिग्विजय जी ने सरकारी ठेकों में दलितों को आरक्षण दे दिया, घोषणा कर दिया। मैं था उस मीटिंग में। अफर्मेटिव एक्शन का ये पार्ट था ना। संविधान तो अभी भी है, आरक्षण तो अभी भी है, तो बीजेपी छीन क्यों रही है, खत्म क्यों हो रहा है? हमारे नेता बोल क्यों नहीं रहे हैं? तो ये फंडामेंटल एजेंडा, मैनिफेस्टो क्या होना चाहिए। अब हमारे दलित नेता कहते कि संविधान ही हमारा मैनिफेस्टो है, तो बाबा साहब पागल थे क्या? हर पार्टी का मैनिफेस्टो बनाते थे अपना। इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी मैनिफेस्टो, शेड्यूल कास्ट फेडरेशन मैनिफेस्टो, रिपब्लिकन पार्टी मैनिफेस्टो। हमारे नेता का मैनिफेस्टो कहाँ है? संविधान आरएसएस बदल देगा तो क्या दलितों का वही मैनिफेस्टो होगा? ये सवाल है ना। तो जात का नेता मत ढूंढिए, जमात का नेता ढूंढिए कि जो आपके एजेंडा को आगे बढ़ा सके। थैंक यू सर।